जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। पिछली क्लास में मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से मूल अधिकार के बारे में बताया था, एनपीआर के बारे में बताया था। एनपीआर को मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कार्य किया था। एनपीआर के द्वारा ही जनगणना का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि जनगणना की आखिर क्यों आवश्यकता हमें पड़ी। इसके अलावा कल मैंने आपको भाग नंबर 3 प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आपके मूल अधिकारों के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ठीक है ना। और साहब, हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलते हैं। ये जितनी भी लाइनें मैंने आपको कविता लगी है, मुझे बहुत बेहतरीन सी कविता लगी हैं। भैया मैं बता दूं, ये कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है। आप लोग सोचें कि नहीं ये कविता मैंने लिखी है, तो ये मैंने नहीं लिखी है। एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छी सी लगी, इस कविता को मैं आपके सामने बताने लगा। ठीक है। इसके अलावा आपको पिछली क्लास में मैंने मूल अधिकारों के बताया था। मूल अधिकार क्या होता है, किस प्रकार कार्य करते हैं। मूल अधिकार यानी हमारा मूल अधिकार, हमारे द्वारा दिया गया किसी व्यक्ति को मूल अधिकार, मतलब संविधान द्वारा दिया गया मूल अधिकार। मूल अधिकार में कभी भी किसी भी प्रकार का वो नहीं हो सकता, रोक टोक नहीं हो सकती है, सीधी बात। इससे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, ये सारे काम आपके साथ नहीं हो सकते हैं मूल अधिकार में। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हमें पहले ये बताओ। आ गई ना? कल की क्लास में अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताओ। पहले तो डाउट महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में कोई डाउट तो नहीं है, पहले तो ये बता दो हमें भैया। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास की ओर। हमने कल आपको बता दिया था मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 के बारे में बताया था कि अनुच्छेद नंबर जो क्या है, कहना सर 12 से लेके 35 विशेष प्रकार से दिया गया था। मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद उसमें बताया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं समानता का अधिकार। ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए समानता का अधिकार किस प्रकार कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक आता है। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 14 की। तो अनुच्छेद नंबर 14 की अगर हम बात करें तो विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। क्या कहना सर, यह जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। आप समझिएगा कितना बेहतरीन, कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है दोनों चीज़ें में, थोड़ा सा आप देखिएगा। अगर वो कहता है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी लोग समान हैं, वो कहे कानून के सामने सभी लोग समान हैं, तो यह जो व्यवस्था है यह ली गई है ब्रिटेन से। इसके अलावा अगर वो कहता है कि कानून के समान संरक्षण, देखो कानून के सामने सभी लोग समान अलग है, संरक्षण अलग है, दोनों चीज़ों में अंतर है भैया जी। कन्फ्यूजन मत करिएगा अपने जीवन में, नहीं तो कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कहा है कानून के समान, कानून के सामने सभी समान हैं। अगर वह कहें कि बताओ कानून के सामने सभी समान हैं, तो यह जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है। अगर वह बात करते हैं कि कानून के समान संरक्षण की अगर बात हो जाए, कानून के समान संरक्षण की अगर बात हो जाए, तो यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और ये दोनों चीज़ें कहाँ पर, अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया है। उसमें कहना सर अनुच्छेद नंबर 14 में हमें बताया गया है। इसके अलावा बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 15 की। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 15 की, तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई सा भी आपका धर्म हो, कोई सा भी आपकी जाति हो,
किसी भी तौर पर सरकारी स्थानों पर यानी सरकारी जो पद होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉबों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 15 में कहा गया है। और ये आपको समझना तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जाति, धर्म, लिंग, क्या है? जाति, धर्म, लिंग। जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस, है ना, सरकारी स्थानों पर मत भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी स्थान पर मतभेद नहीं किया जाएगा, यानी सरकारी स्थान मतलब समझ रहे हो ना, पब्लिक प्लेस की बात ध्यान रखिएगा। सरकारी जॉब की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हो रही है पब्लिक प्लेस की। किसकी? पब्लिक प्लेस की। जैसे कि आपसे कहें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा जैसे कि मान लो हम लोग कहाँ पर, मान लो हम लोग झांसी में रहते हैं, झांसी में रहते हैं, तो झांसी में बहुत बेहतरीन फेमस किला है, झांसी का किला। तो झांसी के किले का जो टिकट है, मान लो 15 रुपये लग रहा है, समझिएगा हमारी बात। अगर वो 15 रुपये लग रहा है तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान का हो भारत में, उसको क्या मिलेगा? सभी के तौर पर, याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात पर कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्या बोल सकते हैं आप, कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, भारत में किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, तो उससे टिकट का जो रुपए है वो 15 रुपये ही लिया जाएगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्रों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पब्लिक प्लेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्क का टिकट अगर 10 रुपये है, पब्लिक प्लेस में किसी भी पार्क का टिकट 10 रुपये है, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उससे ऐसा नहीं है कि 10 रुपये की जगह 20 रुपये ले लो। जो सार्वजनिक यानी जो समान रहेगा वही आपको उससे पे लेना पड़ेगा, यानी 10 रुपये ही टिकट सभी के लिए रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी राज्य में बिलोंग करता हो, उससे उतना ही रुपए लिया जाएगा जितना कि सभी लोगों से लिया जा रहा है। तो यही कह रहा है अनुच्छेद नंबर 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 15 में बताया गया है। कल क्या था तो आपको बता दूं विद्यार्थियों, टेंशन ज़्यादा हो जाती है ना तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। कल मैंने रिकॉर्ड कर दिया था कि नहीं, छुट्टी नहीं होना चाहिए, बशर्ते कल उतनी बेहतरीन तरीके से मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज आपको कहीं पे भी कोई कमी नहीं दिखेगी, इस बात की गारंटी रहेगी। और आज वही तरीका, वही कंटेंट और वही समझाने का स्टाइल आपके पास रहेगा, चिंता मत करिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा। अगर हम बात कर लें अनुच्छेद नंबर 14 की, एक बार और पढ़े ले रहे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी समान हैं। अगर यह बात करें कानून के सामने सभी समान है तो यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और वह कहे कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की अगर बात करें तो यह अमेरिका से लिया गया। कहाँ से भैया जी? यह अमेरिका से लिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 15 की तो अनुच्छेद नंबर 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पब्लिक प्लेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहना सर जाति तो ठीक है, धर्म ठीक है, लिंग क्या है? मतलब लड़की, लड़का, और समझ रहे हो ना आप, क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसजेंडर, इनके साथ भी समानता का ही व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें अनुच्छेद नंबर 16 की, तो लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरियों की समानता, क्या सरकारी नौकरियों की समानता, अब समझिए, लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरियों की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय का आरक्षण की चर्चा की गई है। क्या सरकारी नौकरी पर समानता? सरकारी नौकरी पर समानता का मतलब जैसे एक ही पोस्ट पर एक ही लोग हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वह कोई नीची जाति का हो, एक ऊंची जाति का और एक नीची जाति का, दोनों एक ही जगह पर एक ही पोस्ट पर काम करते हैं तो दोनों को वेतन भी समान ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा वेतन मिले और इसको कम मिले। ध्यान रखिएगा, अगर वो कहता है कि सरकारी नौकरी में समानता, वो क्लेम भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है उसके साथ तो वो क्लेम कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 16 के तहत वह कोर्ट में जाकर यह अपील कर सकता है कि हमें अनुच्छेद नंबर 16 के तहत लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार हमें है, समानता का अधिकार हम रखते हैं और हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ का पूरा स्टाफ चला जाएगा भाई साहब।
अगर ऐसा सच में हुआ, यह साबित हो जाता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सभी को पेमेंट समान ही दी जाएगी, चाहे वो एक ही पोस्ट पर है, अगर वो एक ही साथ एक ही पोस्ट पर किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी मतलब आपको पूरे लिंग हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, तो उन्हें समान ही वेतन दी जाएगी। याद रखिएगा इस बात का, नोटेड योर पॉइंट। अनुच्छेद नंबर 16 में लोक निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 16 में लोक निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 16 में लोक निर्वाचन की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 17 की, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 17 की, रोकिएगा विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर 16 की, अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 16 पे, तो इसमें लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरियों की समानता, यानी सरकारी नौकरियां जो होंगी उनमें समान अधिकार दिया जाएगा आपको, समान वेतन की मतलब समान तरीके से आपको वितरित किया जाएगा। ये सारी बातें आपको बताएंगे किसमें, अनुच्छेद नंबर 16 में चर्चा की गई है। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 17 की, अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 17 की, तो अप्रत्याशितता और छुआछूत का अंत। अप्रत्याशिता, सीधी बात करो, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 17 की अगर बात करें तो क्या याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 17 का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 17 यानी छुआछूत का अंत, यानी कुछ लोग कहते हैं अरे तुम मंदिर की सीढ़ी पर मन रखो, तुम छोटी जाति की हो, तुम बड़ी इस प्रकार के भेदभाव रखते हैं ना कुछ लोग, वो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, ये रखते हैं ये लोग। हम तो यही कहेंगे भैया, क्या हम तो यही कहेंगे। तो अप्रत्यय यानी छुआछूत, छूने से अरे तुम्हारे छूने से हम अपवित्र हो गए, या छोटी जात के लोग जो होते हैं उनको छीने से अरे हम तो बड़ी जात के हैं और तुमने छू लिया, अरे हम अपवित्र हो गए, अरे पवित्र हो गए, अपवित्र हो गए, इस प्रकार की भावना इनको निरस्त कर दिया गया अनुच्छेद नंबर 17 के तहत। यदि ऐसा कोई आपके साथ करता है तो अनुच्छेद नंबर 17 के तहत आप उसको कोर्ट में उसके प्रति केस कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 17 के तहत। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 18 की। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 18 की, तो यहां पर समझिएगा, यहां पर अगर हम समझेंगे तो यहां पर उपाधियों का अंत, क्या उपाधियों का अंत, जिस प्रकार होने का नहीं हम राजा हैं, हमें एक उपाधि, क्या है राजा एक उपाधि है भैया जी। इसके अलावा मंत्री हैं हम, क्या एक उपाधि है, क्या है ऐसे मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री का मतलब राजा का सेनापति वगैरह, इस प्रकार की, यानी किसी भी चीज़ की आप उपाधि नहीं रख सकते हैं जब तक कि आप राष्ट्रपति से अनुमति ना ले लें। जैसे मान लो आपको विदेश द्वारा किसी ने अनुमति वो दी है, क्या वो दी आपको उपाधि दी, तो उपाधि विदेश द्वारा दी गई है, लेकिन आप ग्रहण उसको तभी कर सकते हैं जब उस पर राष्ट्रपति कह दे कि ना भैया ग्रहण कर लो, तभी आप उस उपाधि को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार एक उपाधि दी गई उन्हें, क्या सरदार की एक उपाधि दी गई, तो ये उपाधियां होती हैं, ठीक है ना। इस तो क्या उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। इसमें क्या कहा, किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म भूषण, सुनो पद्म भूषण इत्यादि में रख सकते हैं। देखो शिक्षा, किंतु शिक्षा में, सुरक्षा में तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री वगैरह में आप रख सकते हैं। जैसे शिक्षा में टीचर क्या एक उपाधि है, तो क्या हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं तो टीचर हैं तो हम ये उपाधि रख सकते हैं। सुरक्षा की बात करें, सैनिक भी क्या एक उपाधि है, क्या है फौज कहें सैनिक कहें तो एक उपाधि है, तो ये सुरक्षा के क्षेत्र में आ गई, ये भी हम रख सकते हैं। भारत रत्न ऐसे कह सकते हैं, भारत रत्न प्राप्त माननीय ये व्यक्ति, जो व्यक्ति का नाम है, तो वो भी उपाधि, भारत रत्न की उपाधि भी होते, तो वह उपाधि को रख सकता है। पद्म विभूषण से अलंकृत, इस प्रकार लोगों की अनाउंसमेंट जब होती है ना तो इस प्रकार बोला जाता है, तो ये सारी चीजें रख सकते हैं। देखो शिक्षा के क्षेत्र में रख सकते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह इत्यादि में रख सकते हैं। और विदेश की उपाधि को रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी भैया, उपाधि को, जैसे विदेश से कोई उपाधि मिली, विदेश का कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनने आपको उपाधि दी, एक बेहतरीन सी उपाधि दी, उन्होंने कहा नहीं आप क्या बोल सकते हैं अपना कोई भी स्तर की उपाधि दे दिया, किसी चीज की उपाधि देते हैं विदेश द्वारा, तो आपको उपाधि को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वो पूर्व राष्ट्रपति के वह अनुमति दे कि नहीं भैया आप रख लो उपाधि, तभी रख सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया
था। समझ में आ गई? एक बार फिर से समझो। समानता का अधिकार अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 14 की, तो विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी समान हैं, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद नंबर 15 की, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत यदि पता ऐसा कोई करता है ना, क्या बोल सकते, पब्लिक प्लेस में आपसे भेदभाव वाली भावना रखता है, ये तुम हमसे छुप गए, तुम हमसे छुप गए, तो इस प्रकार की अगर कोई भेदभावना रखता है या तुमसे किसी और मुकाबले किसी से ज़्यादा पैसे ले लेता है, सरकारी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं, टैक्सी वाले तो करते ही है ना, आप कहोगे कि नहीं टैक्सी वाले ने उससे 5 रुपये लिए, हमसे 10 रुपये ले लिए, तो वो नहीं चलेगा। जो सरकारी सेक्टर की बात करें उसकी, जैसे सरकारी कोई पार्क है, उसका टिकट 5 रुपये है, तो आपसे भी 5 ही लिया जाएगा, आपसे 10 नहीं लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट में जाकर अनुच्छेद नंबर 16 के तहत, अनुच्छेद नंबर 16 के तहत उस पर केस कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत, सॉरी भैया, अनुच्छेद नंबर 15 के तहत केस कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 में लोक निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 16 में लोक निर्वाचन। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 17 की, तो अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 18 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत कराया गया। ये सारी चीज़ें रही, किंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म भूषण में आप रख सकते हैं। और अगर विदेश की कोई उपाधि को ग्रहण करना है तो उसके लिए, विदेश की अगर कोई उपाधि को आपको ग्रहण करना है तो इसके लिए आपको पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, किसकी, कहना सर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से लेके 22 तक। बहुत महत्वपूर्ण हो गए आप चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर जाने वाला है चैप्टर, और दमदार, जानदार, शानदार चैप्टर देखने को आपको मिल रहा है। समझे थोड़ा सा, आपको बता दें यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से पूछ सकता है एग्जाम में कि बताओ समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक। कहना सर समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, समानता का अधिकार 14 से 18 तक, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अगर वह कहे स्वतंत्रता का अधिकार, कहना सर 19 से 22 तक, 19 से 22 तक, 19 से 22 तक। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद नंबर 19 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या लिखा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। भैया प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेस मतलब मीडिया, मीडिया मतलब अखबार जो छपते हैं ना, वो सभी चीज़ों की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुच्छेद नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता आपको है, बोल सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यदि आपके मूल अधिकारों से किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस मूल अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। नोटेड योर पॉइंट। मैं आपको बता दूं, चक्का जाम करना यहाँ पे लिखा है, देखो आप, मैं यहाँ पे लिखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, अनशन पर बैठने की स्वतंत्रता, सभी चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। लेकिन याद रखिएगा इस बात का, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करूँ मैं, चक्का जाम करना, तो चक्का जाम करने से आपके मूल अधिकार तो ठीक है, लेकिन दूसरे के मूल अधिकारों का तो हनन हो रहा, तो इस मूल अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है, यदि आपके मूल अधिकारों से किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस मूल अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या? आपके मूल अधिकारों, जैसे मेरे मूल अधिकारों से आपके मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है या आपके मूल अधिकार पर प्रभाव डलता है तो मेरे मूल अधिकारों को निरस्त कर दिया जाएगा। मान लो मैं गया रोड पे जाके बैठ गया और अनशन पर बैठ गया, एक साइड में तो बैठ सकते हैं आप, साइड में किनारे पर बैठ सकते हैं, जिससे कि आपके मूल अधिकारों से किसी दूसरे के मूल अधिकारों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रोड के बीच में बैठ गए, रोड में बैठने के बाद आप कर लगे नहीं हमारे यहाँ पानी की लेन बिछवाओ, पानी की लेन बिछवाओ, तो ये क्या हो रहा? ये आपके दूसरे के मूल अधिकारों का हनन हो रहा, क्योंकि उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
वो भी उसकी मर्जी है, वो निकलना चाहे निकल सकता है, लेकिन आपने उसको रोक रखा है, तो उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके मूल अधिकारों का हनन होने के कारण आपके मूल अधिकारों को निरस्त कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आगे समझो, यहाँ पर किस किस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, इसके अलावा झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस मतलब आप किसी भी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, किसी भी पार्टी का साथ दे सकते हैं, किसी भी पार्टी का कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी सबूत दिखा सकते हैं, उनकी वो नाकामी दिखा सकते हैं, उनकी कामयाबी दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के अनुसार। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको बता दें सीमित हो जाती है, आगे हम पढ़ाएंगे, जब सैनिक यानी कमांडर वाले सैनिक कानून होता है ना, सैनिकों का कानून लागू हो जाता है ना, कोर्ट मार्शल बोलते हैं जिसको, वो लागू हो जाएगा तो आपको बता दें किसी भी नेता की नहीं चलेगी, किसी भी प्रेस की नहीं चले, प्रेस की क्या होते हैं मूल अधिकारों को थोड़ा सा सीमित कर दिया जाता। तो इसमें बिना हथियार के, नोटेड योर पॉइंट भैया जी, यहाँ लिखा है बिना हथियार के, क्या लिखा है? बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं। मान लो आपने कहा लड़ो मरो पार्टी का आंदोलन, या घोड़ा छाप पार्टी का निर्माण करेंगे, या कुछ भी, जैसे कि हाथ का पंजा एक पार्टी है, गुलाब का कमल का फूल एक पार्टी है ना, निर्दलीय भी है, आम आदमी एक पार्टी है। आप भी अपना पार्टी बनाएंगे, तुम कहोगे सांड छाप पार्टी, तो सांड छाप पार्टी क्या हो जाएगा? एक संगठन हो गया है। क्या हो जाएगा? एक पार्टी बना ली तुमने, तो वो बना सकते हो आप, चुनाव भी लड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर संगठन बना सकते हो। संगठन का मतलब जैसे शिवसेना, बजरंग दल, ये क्या होते हैं? संगठन है। तो आप भी संगठन बना सकते हैं। आप कहोगे मातृभूमि संगठन, तो आपका एक संगठन बन गया। कोई भी संगठन किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, ये आपके मूल अधिकारों के तहत आता है। इसके अलावा बिना, देखो, बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अब समझो आपने चक्का जाम कर लिया, तो चारों ओर घूम पा रहे क्या आप? रुक जाओगे, तो ये आपके मूल अधिकारों का हनन होगा, तो उसके मूल अधिकारों को निरस्त कर दिया जाएगा, आपको निकाला जाएगा। तो बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हमारा मन हो तो हम जाके पंजाब में रुक जाएं, हमारा मन हो तो हम चंडीगढ़ में बस जाएं, हमारा मन हो तो दिल्ली में चले जाएं, हमारा मन हो तो आगरा में लाल किला आगरा में ताजमहल देख लें, हमारा मन हो तो हम वैष्णो देवी घूमें, हमारा मन हो तो मस्जिद घूमें, कुछ भी कर सकते हैं। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है आपको, किसके तहत? कहना सर स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर। और इसके बाद व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। आपकी जाति आपके व्यवसाय को डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई सुनार है, तो अगर वो सुनार है तो ऐसा नहीं कि उसको सुनार का ही काम करना पड़ेगा। वो चाहे तो फर्नीचर का कर सकता है, चाहे तो लोहार का काम कर सकता है, चाहे तो वो घड़े बना सकता है, चाहे कुछ भी करे, चाहे जॉब कर सकता है, पढ़ सकता है, टीचर बन सकता है, कुछ भी व्यवसाय कर सकता है, कोई सा भी धंधा कर सकता है। लेकिन वह धंधा ऐसा ना हो कि गैर कानूनी हो, यानी कानून के अंडर में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है आपको, किसी भी प्रकार का। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, जाति इस पर क्या प्रभाव नहीं डालती है, किसी भी प्रकार का कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बस नहीं सकते थे वहाँ पर, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, भारत में किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो पंजाब में बस जाओ, चाहे तो चंडीगढ़ में बस जाओ, चाहे तो साउथ में बस जाओ, चाहे तो आपको बताएं हुगली में बस जाओ, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जहाँ मन हो वहाँ पर बसो, कोई दिक्कत नहीं, मूल अधिकारों के तहत आता है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करेंगे अनुच्छेद, सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संपत्ति का अधिकार। देखो भैया जी, पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में आता था। क्या संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों में आता था, लेकिन समस्याएं हैं जीवन में भैया। क्या ना सर, का समस्या आ गई? देखो भैया, समस्या ये आ गई कि मूल अधिकार तो है, मूल अधिकार तो था, लेकिन क्या था, जैसे मान लो रोड बननी है, ठीक है। अब रोड बननी है तो रोड के लिए भैया किसी ना किसी की जगह तो जाएगी, बिल्कुल बड़ी बात है। उन्हें कि हाईवे बनना है, जैसे मान लो हाईवे बनना है, ये हाईवे जा रहा है, यहाँ पर ये दो मकान है, इसके बीच में हाईवे निकल, ये दो मकान है, अब इसके बीच में हाईवे निकलना है, तो ये दो मकान तो टूटेंगे ही,
टूटेंगे तो ये जो दो मकानों के जो मालिक हुआ करते थे वो जाकर कहाँ पे जाते थे, कोर्ट में चले जाते थे, कहते नहीं भैया हमारा संपत्ति का अधिकार है, कहते थे कि नहीं भैया हमारा संपत्ति का अधिकार है, हमें अपनी जमीनों को नहीं देना है, नहीं देना है। तो सरकार का क्या तब विकास रुक जाता था यार, अब यहाँ पे नहीं जाएगा तो कहाँ से, उल्टा सीधा यहाँ से जी हाईवे जा रहा तो यहाँ से मोड़ेगा, ये से थोड़ी ना चलेगा काम। तो इस चक्कर में क्या हुआ आपको बता दें, मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब ऐसा नहीं है कि राह चलता व्यक्ति आपकी जमीन छुड़ा ले, ऐसा नहीं है। कानून जैसे कोर्ट है तो कोर्ट आपकी ज़मीन को ले सकता है, इसके बदले में आपको क्या देता है, इसके बदले में आपको मुआवजा मिलता है। क्या मिलता है, मुआवजा दिया जाता है। आप सोचो भी कि नहीं हमें नहीं देने अपनी ज़मीन, तो भैया पहली बात तो वो बहुत अच्छे से कहेंगे भैया थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन दे दो, लेकिन नहीं आप फिर भी नखरे करोगे नहीं नहीं, तो उनको यह अधिकार है, कानूनी अधिकार के तहत आपके मकान को गिरा दिया जाएगा और आप पे बढ़िया चकाचक रोड बना दी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन सन 1978, क्या 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। कितना कहना सर, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण था भैया। राह चलता व्यक्ति क्या ना, अब मान लो वहाँ से नहर जानी है, अब नहर जानी, अब महत्वपूर्ण वहीं से है नहर, नहीं वो कहेंगे नहीं हमें नहीं देनी अपनी ज़मीन। अब भैया काम कैसे करेगा, सरकार का काम रुक जाता था और ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, वो कोर्ट में चला जाते कि नहीं हमारा मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, हम नहीं देंगे अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानून संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। कानूनी अधिकार में जोड़ दिया, मैं बार बार बता रहा हूं, कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। कानूनी अधिकार जोड़ने का मतलब यह नहीं होता कि आपका पड़ोसी आए और कहे नहीं भैया घर खाली करो, तो ऐसा नहीं है। कानूनी अधिकार का मतलब होता है सिर्फ कोर्ट आपके घर को खाली करा सकता है, राह चलता व्यक्ति नहीं कराएगा, है ना। कोर्ट चाहती है कि नहीं यहाँ पर कुछ अलग बनना है, कुछ नया बनना है, कुछ विकास होना है, तो वो ये तो क्या कर सकती है, तो वो हटा सकती है, ठीक है ना, वो तुम्हारी ज़मीन ले सकती है और इसमें आप कुछ भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी आप उनसे नहीं कह सकते हैं, उसके बदले वो मुआवजा दे देंगे तुम्हें, बस ठीक है। तो ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसके बाद बात करेंगे, थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएँ और आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। तो बात करते हैं समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद नंबर 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी समान है, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 में जाति लिंग के आधार पर पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों के अंत। लेकिन क्या है, आप शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत रत्न के क्षेत्र और इन क्षेत्रों में तो आप उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते विदेश की उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं और विदेश की उपाधि को भी ग्रहण करना है तो पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक लिया है। आज हमने बात करी अनुच्छेद नंबर 19 की, कल हम बात करेंगे 20, 21, 22 की। अनुच्छेद नंबर 19 में बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और इसके अलावा आपको बता दें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी राज्य में बस जाने की स्वतंत्रता है। संपत्ति के अधिकार को लेकिन मूल अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत और इसको एक कानूनी अधिकार में बना दिया गया। आज की क्लास जानदार शानदार थी कि नहीं, जल्दी से बताइएगा जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। और कल हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 22 की, ठीक है। हाँ, कल हम अनुच्छेद नंबर 20, 21 और 22 के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको बताने का कार्य करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों याद रखिएगा, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो जीवन में रेगुलरिटी रखना प्रारंभ कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे 101%। मैं कह रहा हूँ क्या 101% आप सफल हो जाएंगे। जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से इसका।
ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट भैया? अरे काहे समय लगा रहे हो? चलो ठीक है भैया।